अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? तो ये आवाज़ क्लियर आ रही है? आमना अली, बेटा मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके, so in the previous class we started with forces, density and pressure. फोर्सेस के अंदर हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर और रिजल्टेंट निकालने के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने ये वाले सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन किए थे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए हमने ये कुछ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने डिफरेंट रूल्स बताया था, मैंने कहा था उसमें से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते। अब हम कर लेते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स, फिर रिजल्टेंट मोमेंट्स, फिर उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन चीज़ों पे आज क्वेश्चंस करते हैं। सो सारे इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम आज उनसे डील करेंगे। ठीक है, सो तब तक आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों साथ अटेम्प्ट करो एंड ट्राई एंड गिव मी द आंसर। दोनों क्वेश्चंस जो है वो साथ अटेम्प्ट करो और मुझे आंसर बताने की कोशिश करो। दोनों केसेस में ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड आउट द मोमेंट। ज़्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। ऑलराइट So first question is pretty easy as you can see. इसका आप लोगों ने करना क्या है, ये what is the moment, what is the moment about the pivot. फोर्स ये लग रही है 60 न्यूटन की। 60 को आपने किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब इस पिवट और इस फोर्स के बीच में डिस्टेंस कौन सा वाला सही है? क्या 12 लेना चाहिए, क्या 60 इंटू 12 करना चाहिए, या बल्कि अगर न्यूटन मीटर में है आंसर तो 0.12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्या ये सही है? क्या 16 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, या 0.16 इसको कन्वर्ट कर लो, या फिर जो ये वाला डिस्टेंस है 20, क्या ये सही है? सो इनमें से एक ही सही है। और आपको पता होना चाहिए कि what you need to find out is the perpendicular distance between the force and between the line of action of the force in the pivot. So pivot ये रहा आपका, this is the pivot, और force का line of action ये रहा। ये क्या बनाया मैंने, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। इन दोनों रेड लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। तो हमने यही मल्टीप्लाई करना था और एडिशनली इसको बस मीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो 60 इंटू 0.16 से आपके पास 9.6 न्यूटन मीटर्स आंसर आ रहा है। तो ये बी होगा। अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसके अंदर आपके पास दो फोर्सेज हैं, आपको टोटल मोमेंट निकालना है अबाउट पी ड्यू टू द टू फोर्सेज। अब आप पहले ये चेक करें कि 55 वाली न्यूटन वाली जो फोर्स है उसके लिए आप क्या डिस्टेंस लेंगे। दिस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज ये पिवट है और ये फोर्स लग रही है। बट ये जो 5 न्यूटन की फोर्स है इसका जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी आपको 90 डिग्री एंगल पे गिवन है। सो आप दिस इनटू दिस कर देंगे, बस जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स। सो क्लॉकवाइज मोमेंट आपका कौन सा है? क्लॉकवाइज मोमेंट आपका लग रहा है 5 इंटू 0.50 and what do you get? 2.5 न्यूटन मीटर। अब यूजुअली हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे होते हैं, नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, इससे भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट डजंट रियली मैटर दैट मच। ये आपका इसका आ गया यूनिट। लेकिन अब इस वाली फोर्स का मोमेंट क्या होगा, ये आपको सिखाया हुआ है कि आप इस फोर्स का वो कंपोनेंट निकालो, फाइंड आउट दैट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर, to the distance provided.
आप फोर्स का ये वाला कंपोनेंट निकालो, आपको पता होना चाहिए कि 16 न्यूटन फोर्स का एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है. वी आर गोना यूज दिस कंपोनेंट एंड देन दिस डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 16 sin 30. 16 आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या हो जाएगा, 16 sin 30, और फिर उसके बाद डिस्टेंस आपका वही वाला 0.5. 16 sin 30 8 होता है, 18 इंटू हाफ 4 होता है आई गेस. सो 4.0 न्यूटन मीटर आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला आ गया. अब इन दोनों को आप जाहिर सी बात है ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. तो जितने भी क्लॉकवाइज है वो एक तरफ, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है एक तरफ, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ओवरऑल आंसर आता है जी 1.5. टोटल में क्या आ जाएगा, तो मेरा आंसर यही होगा, राइट. ओके मनाल, मैंने मैसेज पढ़ लिया, मैं देख लेता हूँ. ठीक है. Is this the question that you're talking about? इसका स्क्रीनशॉट लो के मुझे एक दफा मैसेज कर दो, मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा. ठीक है. चलो, अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 1 2 क्वेश्चन 17 करना है, तो इसको करो शाबाश. सवाल सारे एक जैसे हैं, हम अभी एक ही थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, मोमेंट या टोटल मोमेंट निकालना सीख रहे हैं. वो आपका पिवट है, उसके हिसाब से सारी फोर्सेस को. चलो शाबाश, वेट कर रहा हूँ. इसमें कुछ भी नहीं, बस वर्किंग थोड़ी सी है, लेकिन बहुत सारे इसमें कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो ये मेंटली आप कर सकते हो बहुत सारा. एक एक करके भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मेंटली भी हो सकती है. इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से क्लॉकवाइज है और कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज है, फिर उसके बाद उनको ओके अबाउट निकालना शुरू करो. ठीक है. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से जल्दी जल्दी करने आने चाहिए. एनीवेज, और जरा जल्दी जल्दी देखते हैं, जितने जितने भी क्लॉकवाइज है उनको मैं ब्लू कलर से पॉइंट आउट कर देता हूँ. ये सब क्लॉकवाइज है. सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स 50 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5. 0.5 कैसे, क्योंकि ये सारे आर्म्स 1 मीटर लॉन्ग है, ये 1 मीटर की है, तो बीच में से लग रही है फोर्सेस. ये कितना हो गया, 50 इंटू 0.5 प्लस 50 इंटू 0.5, ये तो 50 इंटू 1 ही हो गया, तो ये हो गया आपका 50. 50 प्लस 20 इंटू 0.5 10 होता है. आई थिंक ये आ रहा है 60 न्यूटन मीटर आ रहा है क्लॉकवाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अब एंटी क्लॉकवाइज वाले चेक करते हैं. ये सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, 1 2 3 4
5 फोर्सेस जो हैं वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। सो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इसमें आ जाएगा 70 इंटू 1 प्लस 70 इंटू 1। ये तो दोनों 70 न्यूटन वाली फोर्सेस से मैंने डील कर लिया जो आर और एस पे लग रही। ये तो 140 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 30 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5 प्लस एक और 30 इंटू 0.5। सारे कर लिए मैंने, अब इनको ऐड करना है। तो आपके पास वन, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 15 that's 155, 155 plus 10 that's 165, 165 plus 15 I think that's 180। अब मैंने जल्दी जल्दी में किया है बट होपफुली सही लग रहा है। मैंने कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया। 180 और 60 का डिफरेंस निकालो। तो इसका और इसका डिफरेंस आई गेस 120 आता है। ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये आपका ओवरऑल बनना चाहिए टोटल। I guess that would be C, right? So ये हो गया। अच्छा, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन करने के बाद भी कुछ सेकंड्स के लिए वेट करूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। ओके, ताकि आप एक दफा देख लो, रिव्यू कर लो कि मैंने क्या किया। बट होपफुली स्लो स्लो ही काम किया तो समझ में आ गया। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, एफ का यहाँ से डिस्टेंस क्या है आर, और एफ का यहाँ से भी डिस्टेंस क्या है आर, और ये दोनों, ये वाली भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। इनफैक्ट यू शुड रिकॉग्नाइज दिस एज अ कपल। तो आप डायरेक्टली एफ इंटू टू आर भी यहाँ पे रियलाइज कर सकते हो कि ये कपल है। और जब कपल होते हैं आपके पास दो, तो कपल के अंदर आपको इवन जो आपका पिवट होता है वो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट एनी वेज यू कैन डू दिस सेपरेटली एज वेल। आप यहाँ पे कर सकते हो एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर, ओवरऑल आ जाएगा 2FR। तो आपका ए आंसर है। बट बाकी इसमें आंसर आ जाएगा FR, तो ये आंसर नहीं है। इसमें आंसर 0 आएगा बिकॉज ये एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है एंड दे विल कैंसिल ईच अदर आउट। इसमें इसका और इसका मिला के 2FR हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फिर ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तीसरी वाली, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका भी FR आएगा। सो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। आंसर आपका ए बन गया। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला हो गया, इसके लिए आप डिस्टेंस ये वाला ले लोगे, इसके लिए डिस्टेंस ये वाला ले लोगे। सारी फोर्सेस अपनी अपनी जगह FR लगा रही है मोमेंट, बट जो मिला के 2FR है वो सिर्फ ए में ही आ रहा है। बाकी सब में कभी किसी में कैंसिल आउट हो रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आई रिमेम्बर दिस फ्रॉम लास्ट टाइम एज वेल। करो, इसको रीड करो, ट्राई करो।
ऑलराइट, तो आप इसके अंदर आप देखो दो बातें यहाँ पे हो रही हैं। एक बात हो रही है, हर हर डायग्राम के अंदर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बारे में बताया हुआ कि वो कितना लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद साथ साथ ये बताया गया कि नेट फोर्स जो है वो उसमें कितनी लग रही है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे चेक करें कि इसके अंदर ओवरऑल क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है या ओवरऑल क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। डिस्टेंस आप ये वाला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर अगर मैं चेक करके देखूं, लेट मी चेक, न्यूटन मीटर में दिया हुआ ना इन्होंने, गिव मी अ सेकंड। राइट, अब आप चेक करेंगे ये वाली फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और ये वाली फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रही है। तो इसके लिए हम कर देंगे 20 इंटू 0.5, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, दिस वन इज, सॉरी, इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट रुको जरा, हमें एक पॉइंट को पहले पिवट कंसिडर करना पड़ेगा यार, दैट्स द प्रॉब्लम। सो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिसाइड करने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट को पिवट के तौर पे कंसिडर करेंगे। सो एज योर पिवट यू कैन कंसिडर द मिड पॉइंट बिटवीन द टू लाइंस। इस पॉइंट को आप पिवट कंसिडर कर सकते हो, या आप ये काम कर सकते हो कि दोनों लाइंस में से इस पॉइंट को पिवट कंसिडर कर सकते हो या इस पॉइंट को पिवट कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह आएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर लिखा हुआ ना इन्होंने, अगर मैं इस पॉइंट को एज अ पिवट कंसिडर करता हूँ तो सिर्फ इसका मोमेंट कैलकुलेट होगा। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को मोमेंट कैलकुलेट, इस पॉइंट नीचे वाले पॉइंट को एज अ पिवट कंसिडर करता हूँ तो सिर्फ इसका मोमेंट कैलकुलेट होगा। अगर मैं बीच वाले पॉइंट को एज अ पिवट या एक्सिस कंसिडर कर लेता हूँ तो दोनों का ही क्लॉकवाइज आएगा। अब इसका मसला ये है कि दोनों का ही क्लॉकवाइज होने से एड अप होगा मोमेंट, और उसकी वजह से ओवरऑल 10 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी क्लॉकवाइज की, यहाँ पे ये इशू आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट को एज एन एक्सिस कंसिडर कर लें, इस पॉइंट को एज एन एक्सिस कंसिडर कर लें और मैं कहूँ कि यार ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी, इतना डिस्टेंस भी 25 है, इतना भी 25 है, तो 20 इंटू 0.5 प्लस 40 इंटू 0.25 प्लस 40 इंटू 0.25, ये काम मैं अगर करता हूँ, मतलब मैं टॉर्क निकालता हूँ this plus, so what do I end up with, that let's first calculate this. So 20 into 0.25 plus 40 into 0.25 प्लस करना है दोनों को, मेरे पास आंसर आता है 15 आंसर आ रहा है which does not match this, और इसमें 15 किसी में भी नहीं लिखा हुआ यार। इस वाले क्वेश्चन का मुझे लाजमी याद कराना, मैं लास्ट टाइम भी भूल गया था। I'll discuss it with another teacher, ठीक है, I'll discuss it with another teacher। इसमें कोई चीज है which I'm missing, I got it back but मुझे दोबारा से ये चीज भूल गई है, तो this question मुझे लाजमी लाजमी कोई ना कोई बच्चा याद कराए 1 या 2 दिन बाद, और मे बी just tonight so I can just send it to someone and I want to be able to, बल्कि काम करते हैं इसका मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तो मैं याद से किसी को जो है वो सेंड करूंगा। आंसर इसका ऑलरेडी हमें पता है कि ए है, so I'll just take a screenshot of this, send to someone and discuss कि इसमें क्या चीज़ है which we are missing, alright, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सो वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेटली कल हमने पहला क्वेश्चन ये वाला करना है लाजमी, ठीक है, इसको हम लाजमी देखेंगे दोबारा से। टॉर्क एंड कपल का जो सेक्शन है ये बहुत आसान है इस सेंस में कि पहले आपको पता होना चाहिए कपल कैसे, क्या चीज होती है, रिकॉग्नाइज करें। कपल होती है टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट डू नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि ये कपल नहीं कहलाएगा, ये कपल कहलाएगा। इसी तरह ये कपल नहीं कहलाएगा, ये ये भी कपल नहीं कहलाएगा। ऑपोजिट होनी चाहिए फोर्सेस बट लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी फोर्स है जो यहाँ पे कपल आपको नजर आ रही है, डी के अंदर, सॉरी इस ऑप्शन के अंदर कौन सा आपको कपल नजर आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द डायग्राम एंड देन बी डन विद इट।
यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट तो नहीं है, यहाँ पे भी ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे भी ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे ऑपोजिट हैं दोनों और लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं करी, तो ये आपका सिंपली डी हो जाएगा। अगले वाले पे चलेंगे, एक सेकंड रुको, ये पूरा पेज क्लियर कर लेते हैं। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम जरा जल्दी करेंगे सेक्शन को, ताकि फिर अगले मुश्किल वाले सेक्शन पे जाएं। अब कह रहे हैं विच सिस्टम ऑफ फोर्सेस प्रोवाइड अ रिजल्टेंट टॉर्क बट द जीरो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्फीयर। हमेशा ये कपल की निशानी होती है। कपल के बारे में आपको एक फैक्ट सिंपल सा याद रखना है कि उस पर रिजल्टेंट टॉर्क उसकी वजह से हमेशा प्रोड्यूस होता है, बट रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उसकी वजह से जीरो रहती है। तो अब यहाँ पे देखो कि रिजल्टेंट फोर्स, पहली बात तो कहाँ पे जीरो आएगी, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगी ए में। ए में रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगी अगर ये एफ है और ये एफ है और ये एफ है, तो ये तो टू ऊपर की तरफ 2F और नीचे की तरफ F है, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो नहीं आ रही। बी के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। सी के अंदर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क प्रोवाइड नहीं हो रहा, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज ये जो दोनों फोर्सेज हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है। एक फोर्स थोड़ी सी लेफ्ट और एक फोर्स थोड़ी सी राइट पे करके होनी चाहिए थी, ताकि इनका लाइन ऑफ एक्शन ना मीट करे। तो यहाँ पे भी मसला है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक फोर्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ और दूसरी फोर्स जो है वो थोड़ी सी लेफ्ट पे करके, रिजल्टेंट फोर्स तो नहीं है, एफ और एफ कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट उनका टॉर्क डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। सो डी इज योर आंसर। दिस वन यू विल नीड अ कपल ऑफ मिनट्स टू डू दिस। इसको मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर इसको करना, ठीक है। इसको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, तब तक मैं पिछले क्वेश्चन का जरा एग्जामिनर रिपोर्ट पे भी देखूँ कि उन्होंने क्या लिखा हुआ। Some candidates selected C rather than the correct statement A. In the diagram Y, there is a net force of to the in the diagram Y, there is a net force to the left of 20 Newton, then the anti-clockwise torque has a value of. So question 11 को definitely एक दफा देखना पड़ेगा, ठीक है। I'll ask someone कि यहाँ पे क्या इशू है। Okay, waiting for the answers for this one. May June 2017 paper 1-2 question 11. Okay, did anyone else get the answer? Mustafa, तुम्हारा आंसर चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ सही है या गलत है। So we are on May June 2017. May June 2017 paper 1-2 question number 11. मुस्तफा गलत हुआ है मुझे लग रहा है बेटा। Have to recheck your working. कहीं ना कहीं बहुत सारी फोर्सेस में कहीं कैलकुलेशन एरर शायद हो गया हो। इसमें असल में आप अगर आप गौर करें डायग्राम में कपल्स ही कपल्स हैं, कपल्स को रियलाइज कर लो और कपल का मोमेंट आपको डायरेक्टली निकालना हो तो आप काम कर सकते हो। अब देखो यस इन्होंने बोला है कि आप ए को एज इस पॉइंट को पॉइंट सेंटर को एज अ पिवट भी कंसीडर कर सकते हो, बट असल काम ये है कि अगर आपको ये कपलिंग मिल गया जैसे, तो आप इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको डायरेक्टली एज द डिस्टेंस यूज कर सकते हो। आप 50 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 करके आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे काम कर सकते हो। ये रियलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी से फिगर आउट करना शुरू करता हूँ कि कपल कहाँ कहाँ में नजर आ रहा है। जैसे कि ये एक फोर्स लग रही है और ये एक फोर्स लग रही है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला है जो कि 8 है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा 50 इंटू कपल का किस तरह टॉर्क निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर सेंटर से लेके वहां तक 4 था तो 4 + 4 8, लेकिन मीटर्स में करना है
तो 8 डिवाइडेड बाय 100 0.08 हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली पे बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं फर्दर, एक थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। अब 30 इंटू डिस्टेंस क्या होगा, 6.5 का डबल विच इज 13 को मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा 0.13 आ जाए। सही है, ये क्लॉकवाइज वाली साइड पे मैंने डाला है। अब थोड़ा सा और बाहर चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी और इसकी, ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज साइड आप डाल दो, 16 इंटू, और डिस्टेंस कितना है 10, राइट। ये वाला सर्कल का डिस्टेंस सेंटर से 10 है, तो 10 प्लस 10 20 होता है, विच मीन्स 0.2 आप यहाँ पे डाल देंगे। ये भी एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। लास्ट वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप रियलाइज करो, सबसे बाहर वाला सर्कल, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स एंड ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, 25 इंटू, अब डिस्टेंस कितना है, सबसे बड़े सर्कल का रेडियस 12 है, तो 12 प्लस 12 24, 0.24। अब लेफ्ट साइड वाले सारे ऐड करो, कितने आ जाएंगे, 50 इंटू 0.08 प्लस 16 इंटू 0.2 प्लस 25 इंटू 0.24, ये हो गया हमारे पास 13.2 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज का क्या आ रहा है सम, 30 इंटू 0.13, ये हो गया जी 3.9। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, ओवरऑल क्या आया, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ गया, 13.2 माइनस 3.9, 9.3, 9.3 सी है। अनाल और अब्दुल्ला, तुम दोनों का आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा था। अब अपनी वर्किंग इसके अगेंस्ट चेक करो, ठीक है। चलो जल्दी से, so I'll wait a minute so that you can see the working and then I'll move forward. All good, चल सकते हैं आगे। बस ये दो क्वेश्चंस कपल के और करेंगे, बड़े आसान आसान है, फिर उसके बाद जल्दी से आगे चलेंगे, ठीक है। सो अब ये कह रहा है, which diagram shows the position of two forces that will produce the largest torque on the rod, ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड इज 5d, each force is magnitude f, लार्जेस्ट टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा ये आप खुद ही बता दें। पहली बात तो ये दोनों जो है वो एक ही तरह का मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, और उसके बाद जो है उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। बी पे मोमेंट जीरो लगेगा, बिकॉज ये अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, राइट। देयर इज नो सच थिंग एज अ पिवट, बट ओवरऑल दोनों फोर्सेस मिलाकर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे वो टॉर्क प्रोड्यूस हो नहीं सकता, जीरो हो जाएगा। तो बी तो आपका डेफिनेटली आंसर नहीं है। फिर बात आ जाती है ए पे। ए पे हो जाएगा सिंपली एफ इंटू डी, फोर्स, वन ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम द कपल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सी पे दोबारा से जीरो हो जाएगा, एज यू कैन सी दोनों फोर्सेस ऑपोजिट किस्म का मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। डी के अंदर आ रहा है एफ इंटू 2d, so that's clearly the largest, डी हमारा आंसर बनना चाहिए। ये वाला करो, फिर उसके बाद आगे चलो। इसके अंदर मुझे खुद आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट वाले 14 का क्या आंसर होगा। अगेन ये आपको कपल नजर आ रहा है, कपल है, सो एफ
मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, जो कि ये पूरा डिस्टेंस है, ये 2d है, तो F into 2d, ये आंसर है, राइट। चलो अब आसान आसान है, रेपिटेशन है थोड़ी सी आगे, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करना सीखते हैं। जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सम का मतलब जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लग रहे हैं, और सम यहाँ पे जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लग रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हेंस द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो फॉर एनी बॉडी दैट इज इन इक्विलिब्रियम, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो उस पर आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। वन से स्टार्ट करो, शाबाश, स्पीड दिखाओ। Weight of the trailer is 30,000 Newton, 30 kilonewton. What is the upward force exerted at X by the cab on the trailer? ये बड़े important words हैं. By the cab on the trailer. So essentially आप ट्रेलर को अपना जो है वो कंसिडर करो. आप ट्रेलर में इंटरेस्टेड हो, आप यूजुअली कैब में नहीं हो इंटरेस्टेड. अब you can see that the trailer over here, the trailer is resting on the cab's support. मतलब यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं आप, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है हमारे ट्रेलर के ऊपर, बिकॉज द ट्रेलर इज रेस्टिंग ऑन दैट पॉइंट एक्स. सो देन व्हाट इज दिस फोर्स? वेल, अगर ये आपका ट्रेलर इक्विलिब्रियम में है, सिंस इट्स नॉट रोटेटिंग, सो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होनी चाहिए. इसमें मैं कह सकता हूँ यार, यही बात मैं यहाँ पे लिख दूँ. अब मैं कहता हूँ कि यार 30 न्यूटन वाली फोर्स, और पिवट किस पॉइंट को कंसिडर करूंगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन के अंदर. पिवट को हम कंसिडर करेंगे ये वाला पॉइंट. This bottom of the wheel is acting as the pivot because if you remove this cap, यहाँ से आप ये डिस्कनेक्ट कर दो तो ये ट्रेलर ऐसे नीचे गिर जाएगा ना, ऐसे की तरफ नीचे आएगा. सो ये पिवट के तौर पे बिहेव करेगा पॉइंट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट्स. क्लॉकवाइज मोमेंट है 30. अच्छा, इन्होंने आंसर किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो मैं अपनी फोर्स जो है उसको न्यूटन में कन्वर्ट नहीं कर रहा. मैं लिख रहा हूँ 30 इंटू 10, ये क्लॉकवाइज हो गया. एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? F इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 और 10 20, पिवट से 20, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, आधा आंसर आएगा 15 किलो न्यूटन. आपका आंसर आना चाहिए, विच इज बी. हाउ वुड वी नो इट्स इन इक्विलिब्रियम? जनरली क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा. देखो, अगर बोल दे रेस्टिंग या फिर बोल दे कि यार कोई चीज मूव नहीं कर रही है, एज लॉन्ग एज दे डोंट मेंशन समथिंग इज मूविंग और फॉलिंग और एक्सेलरेटिंग, इट इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम. सो बस यही होती है बात, और इसी तरह पता चल जाता है कि चीज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. Alright, so that's how you understand if things are in equilibrium or not. Okay, let's move on to the next part or the next question, which is May June 2017, question number 13, paper 1-1. इक्विलिब्रियम के लिए हम ना वो आपको हिंट्स भी इस सेंस में भी देते हैं, सस्पेंडेड, हैंग्ड, रेस्टिंग, फिक्स्ड, इस तरह के वर्ड्स यूज होएगा. ऑल्दो ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई ऐसे वर्ड्स भी यूज नहीं होएंगे, बट स्टिल I mean they're not saying that the trailer is jumping up and down, so we can safely assume कि वो बस आराम से रेस्ट कर रहे हैं. Okay. दो सपोर्ट हैं
इसका मतलब है कि आप पिवट किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक होती है जो उसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको सपोर्ट एक्स वाली फोर्स निकालनी है, तो आपको पिवट कौन सा पॉइंट चूज करना चाहिए। That's how you will decide. By reading the last line is how you will decide कि किस point को as a pivot treat करना चाहिए. Man weighs 600 Newton. उसको draw कर लिया. The uniform beam itself has a weight of 4000 Newton. But इसका weight मैं यहाँ से क्यों बना रहा हूँ? कोई बता सकता है? Support X और support Y से यहाँ से forces लग रही हैं. सो यूनिफॉर्म बीम है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ से मैंने उसका वेट बनाया. अब मुझे कौन सी फोर्स ढूंढनी है? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन. सो मेरे अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स की इक्वेशन बनाता हूँ तो उसमें दो फोर्सेस अननोन है, ऐसे तो मामला नहीं चलेगा. somehow I need to get rid of this force. I don't want to find out what it is, and they have not even asked me about it. So what do? I take this point as the pivot. इस पॉइंट को पिवट लेने का फायदा ये होगा कि आपको ये वाली फोर्स जीरो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज इस फोर्स का पिवट से डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जीरो है, तो इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा. तो इसलिए वाई से मेरी जान छूट जाएगी और एक्स में निकाल लूंगा. सो पिवट हम पॉइंट वाई को लेके अब जरा अपनी इक्वेशन बना लेते हैं. लेट्स फॉर्म आवर इक्वेशन. इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन से? 4000 इंटू सिक्स, सिंस द बीम वॉज 12 मीटर लॉन्ग तो 4000 बिल्कुल बीच में होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 600 इंटू वाई से क्या डिस्टेंस बनता है? 8 बनता है. ये तो होगा मेरे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन से होंगे? x इंटू 12. और y जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कहीं डालने की जरूरत ही नहीं, y पिवट के ऊपर ही है, तो इसका तो आप मोमेंट लेंगे ही नहीं, राइट? या इसका कोई मोमेंट प्रोड्यूस होगा. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन व्हाट डू यू गेट? 4000 into 6, 600 into 8 divided by 12. मेरे पास आंसर आ रहा है 2400. इज दैट राइट? एक्स का आंसर आ रहा है 2400 न्यूटन. और इसको हम चेक कर लेते हैं. बिल्कुल सही आ रहा है. ठीक है भाई, ऑल गुड. अब ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े से, मैं कहूँगा ये कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दे काइंड ऑफ लाइक ओ लेवल टाइप क्वेश्चन, मतलब बहुत कोई मुश्किल नहीं है. सो आई वुड से थोड़ा से एक दो क्वेश्चन स्किप करके थोड़े से ऐसे सिचुएशन पे आते हैं जो थोड़ी सी तो टफ हो. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, दिस इज स्लाइटली हार्ड है. ये मजेदार सवाल है थोड़ा सा. सो आई वुड वांट यू टू डू दिस वन. थोड़े से मुश्किल सवाल हम करते हैं, फिर ऊपर वाले आई बिलीव कि अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के बैठ के कर लो तो आपसे हो ही जाए. डेफिनेटली प्रैक्टिस देम ऑन योर ओन, बट हम जरा थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल यहाँ पे टैकल करते हैं. आ जाओ, रीड करो इसको गौर से और फिर इसको देखते हैं कैसे होगा.
ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात तो आप ये रियलाइज करें कि बिफोर द मोटर इज स्विच्ड ऑन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे आप देखो कि 600 न्यूटन ये मैन का वेट है, एंड इसका डिस्टेंस जो है वो पिवट से, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर है, 200 मिलीमीटर। इसी तरह जो मशीन का वेट है वो एक्सल से या उसके पिवट से थोड़ा सा आगे, वो भी उतना ही है, और उसका भी डिस्टेंस 200 मिलीमीटर ही है, 200 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द एक्सल। सो द मशीन इज बैलेंस्ड बिफोर इट इज स्विच्ड ऑन। जब मोटर स्विच ऑन होती है तो एक और फोर्स लगती है मेरी मशीन पे, और वो क्या है, एक 90 न्यूटन की फोर्स लगती है एट द ग्राउंड टू मूव द व्हीकल फॉरवर्ड। अब इस व्हील पे कहाँ पे फोर्स लगेगी 90 न्यूटन की जिससे ये आगे की तरफ मूव कर सकेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड इस पे यूं फोर्स लगाएगा, ग्राउंड पे, क्योंकि ये रोटेट कैसे करता है व्हील, जरा पिक्चर करो, व्हील रोटेट्स लाइक दिस, wheel try to push the ground in that direction, which means the ground then pushes the wheel in this direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे इस पे एक फोर्स ऐसे करके लगेगी, और इसकी कितनी न्यूटन की फोर्स लग रही है? 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है। नाउ दिस, नाउ ऑब्वियसली इस वाली फोर्स लगने की वजह से जो मशीन पहले से बैलेंस थी, जो मैन का वेट और मशीन का वेट का मोमेंट बैलेंस हो रहा था, वो नहीं बैलेंस हो रहा, क्योंकि अब एक और एडिशनल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट एज द पिवट, तो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ओवरऑल उसको दोबारा से बैलेंस आउट करना है। सो कह रहे हैं हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन मस्ट द पैसेंजर मूव हिज सेंटर ऑफ मास टू मेंटेन बैलेंस। It's not the question that is really hard, but it's the last line, the way that they have asked or what information they have asked for, वो चीज थोड़ी सी जो है वो उन्होंने टफ बनाई है। पहली बात तो ये देखो कि 600 और 600 वाली बैलेंस आउट हो रही है, तो उसको आप भूल जाओ, कोई मसले मसाइल ही नहीं है। अब ये देखो कि 90 न्यूटन की वजह से जो एडिशनल मोमेंट लगा है, एडिशनल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो लगा है, पहले उसको हम जो है वो उससे डील कर रहे हैं। वो है 90 इंटू, अच्छा मैं मिलीमीटर्स में ही कर रहा हूँ बिकॉज आंसर्स आर आल्सो इन मिलीमीटर्स, सो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट देम इनटू मीटर्स। कितना फोर्ट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये है रेडियस ऑफ द डिस्क विच इज 400। सो 90 इंटू 400 किया, सो इससे क्या आ रहा है मेरे पास, जरा जल्दी से चेक करके बताओ। 90 इंटू 400 एंड दैट गेट्स अस 36,000 न्यूटन मिलीमीटर। नहीं जरूरत है कन्वर्ट करने की, मैंने यही कहा ना कि बेटा मनाल फाइनल आंसर्स भी मिलीमीटर्स में है, सो आई एम नॉट बॉदरिंग टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बंदे को किस तरफ मूव करना चाहिए ताकि ये एडिशनल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस आउट कर सके? देखो, इस बंदे का जो अपना इस वक्त करंटली ही इज एक्सर्टिंग विच टाइप ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज ही लगा रहा है इस वक्त, ये बंदा एंटी क्लॉकवाइज ही मोमेंट लगा रहा है, because you can see the pivot and you can see his weight, right? But now what we want him to do is to reduce this anti-clockwise moment. He should reduce this anti-clockwise moment, क्योंकि additional anti-clockwise moment लगा था 36,000 का, तो 36,000 का ही anti-clockwise moment ये वाली force का थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। How do you reduce the moment? By bringing his center of gravity towards the pivot or away from the pivot? पहला सवाल का जवाब तो यहीं पे आ जाना चाहिए। एडिशनली मोटर के मूव करने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा था, एंड द मैन्स मूवमेंट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। आई वांट टू रिड्यूस इट बिकॉज इस एडिशनल को बैलेंस आउट करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। सो शुड ही मूव क्लोजर टू द पिवट और शुड ही मूव अवे फ्रॉम द पिवट? पहली बात आपके जहन में यहाँ पे क्या आती है, क्या ख्याल है? एंड मोमेंट को कम करने के लिए, ये वाले मोमेंट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? क्लोजर टू द पिवट जाएंगे ना। सो ये पिवट है, ये उसका वेट है, वी शुड ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर टू द पिवट, सो ही शुड मूव फॉरवर्ड। पहली बात तो यहाँ पे आ जाती है कि ही शुड मूव फॉरवर्ड। अब सवाल आता है कि कितना फॉरवर्ड मूव करें। 36,000 का एडिशनल मोमेंट लगा था, तो 36,000 का ही उसे मोमेंट यहाँ से अपनी तरफ से कम करना है। That is the adjustment that he has to make.
सो मोमेंट है 36,000, फोर्स है 600 की जो उसका वेट है, डिस्टेंस हमें पता करना है कितना मूव करना है। सो 36,000 डिवाइडेड बाय 600 कितना होता है? 16 आंसर आ रहा है, बट याद रखो ये मिलीमीटर्स में ही आंसर, क्योंकि हमें मिलीमीटर्स में ही रिक्वायरमेंट थी। सो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? 60 mm फॉरवर्ड। सो दैट इज द होल क्वेश्चन। अब अगर ये बात ना समझ में आ रही हो तो इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग में गौर से सुनना, जो मैंने सारी बात बताई है। एक दफा फिर से समराइज कर देता हूँ। बिफोर इट वाज टर्न डाउन, यहाँ तक मशीन स्टेशनरी थी और ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे। Due to this 90 Newton force, an additional anti-clockwise moment was produced. Now the machine was gonna go like this. ये गिर जाता बंदा, पीछे की तरफ ऐसे गिर जाता, तो उसको गिरने नहीं देना। तो ये अपने आप को नेचुरली एडजस्ट करता है और इसकी बॉडी थोड़ी सी अपनी आगे लाता है। आगे क्यों लाता है? ताकि ये पिवट के करीब जाए और अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है उसको रिड्यूस करे। जितना यहाँ से एडिशनल आया उतना ही यहाँ से ये कम करेगा, ताकि बैलेंस मेंटेन हो जाए दोबारा से। सो ही नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। एंड देन हाउ मच डज ही नीड टू मूव फॉरवर्ड? वेल, m is equals to f into d, and then d आपने निकाल लिया 600 आया, सॉरी 600 is 60 आया। ऑलराइट, लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। उसके बाद जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के सवाल हैं वो सबसे हार्डेस्ट है। वी विल डू दोज इन द टुमारोज क्लास। बल्कि इस फाइल के अंदर बहुत थोड़े से ही सवाल रह गए हैं। आई फील लाइक कि हमें कर लेने चाहिए आज हम जितने भी कर सकते। लेट मी चेक कि हम कौन से सेक्शन पे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये सवाल है, ये सवाल है। इसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर कितने पेजेस हैं? 1 2 3 4। हाँ, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का कल हम करेंगे, बट आज हम जितने भी ये रह गए 3-4 सवाल ये हम लास्ट भी करते हैं अभी, ठीक है? अभी हम 3 या 4 क्वेश्चन और करते हैं इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, एंड देन वी विल डू द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस टुमारो। उसमें मोमेंट्स और फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स मिला के अप्लाई होते हैं। सो यस, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिसिटी के भी कर सकते हैं। मैं बाकी क्लास से भी एक दफा पूछ लूंगा, सबका ओपिनियन ले लूंगा। मैं बच्चों के हिसाब से ही चल रहा हूँ, तो हम देख लेते हैं। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से देखें, शाबाश, स्पीड बढ़ाते हैं। सो आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है। पॉइंट P मेरा पिवट है। रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली इन इक्विलिब्रियम बाय 60 न्यूटन वेट, ये लग रहा है। स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एसेंशियली बात है कि इस रॉड पे एक फोर्स लग रही है, ये यूं करके 60 न्यूटन की यूं फोर्स लग रही है, because the weight transfers as tension in the string, and then the string pulls the rod at the direction of 30 degree to the horizontal. पिवट से ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा? कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर लें। 200 माइनस 40 कितना होता है? 160 सेंटीमीटर। इसके बाद वेट ऑफ द रॉड कहाँ से ऐड करेगा? रॉड का अपना भी तो वेट है। रॉड का अपना वेट कहाँ से ऐड करेगा? रॉड के अपने सेंटर से। रॉड का जो अपना वेट है वो कह रहे हैं कितना होगा, यही तो निकालना है आपने। लेकिन रॉड के अपने वेट का यहाँ से डिस्टेंस क्या बनेगा? अगर ये 0 है और ये 200 है तो दिस शुड बी द 100 सेंटीमीटर मार्क। 40 से 100 तक का डिस्टेंस कितना बनता है? 60 का बनता है, आई बिलीव। सो ये 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। अब आप देखें कि ये प्रोड्यूस करती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी नहीं, इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है। इस फोर्स का जो ये कंपोनेंट है 60 sin 30, सिर्फ ये प्रोड्यूस करता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये हो जाएगा 60 sin 30 इंटू 160। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा दोनों साइडों को मीटर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज दूसरी साइड पे भी सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल कैंसल आउट। सो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाली साइड पे वेट है और उसका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट P से कितना है? 60 है। सो दैट्स ऑल आई नीड टू डू। आई जस्ट नीड टू फिगर आउट कि W क्या होगा। सो कितना है? 60 का आधा कितना होता है? 30। sin 30 से आधा हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 60। आई थिंक मेरे पास आंसर आ रहा है 80, तो 80 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। बेटा जो मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन कर रहा है, सर ये वाला कर दें या वो वाला कर दें, मुझे जल्दी से भेजो, ठीक है? क्योंकि आई हैव टू रन टू एन ऑन साइट क्लास। तो अभी मैं जब ये 2-4 मिनट में क्लास एंड करूंगा तो उसके आप लोगों के जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को आज फ्री होकर आंसर कर दूंगा, ठीक है?
मुस्तफा तुमने मुझे पहले भी भेजा हुआ है क्वेश्चन, या जो पहले मैसेज किया हुआ ये वही है या डिफरेंट है? मनाल आपने भी जो बोला था वो भी मुझे भेज देना प्लीज, ठीक है? आई डेफिनेटली जस्ट फाइंड सम टाइम टुनाइट एंड आंसर योर क्वेश्चंस। अच्छा, लास्ट, ठीक है, वो भी कर दूंगा, ये वाला भी जवाब दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से देख लेते हैं। तो विल ट्राई एंड एंड द क्लास नाउ विद दिस क्वेश्चन। यूनिफॉर्म बोर्ड है, उसका पिवट जो है वो पॉइंट पी है, ठीक है? कह रहे हैं फोर्स एक्ट कर रही है, एक 2.5 एफ है, एक एफ है। 2.5 और एफ का मतलब कोफिशिएंट जो है वो बता रहा है कि फोर्सेस का रेशियो बता रहा है आपको एसेंशियली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट पी इज 20, ठीक है? इन्होंने आपको बता दिया यहाँ पर 20 है। और वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द बोर्ड। इंटरेस्टिंग, एरिया निकालने के लिए देखो पहली बात तो ये कि आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि बोर्ड की ये जो ये वाली साइड है ये कितनी है। 20 + 20 ये 40 होगी, ठीक है? क्योंकि पी उसका सेंटर था, तो यहाँ से मेरा बोर्ड जो है वो 40 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से अब मुझे इसकी ये वाली साइड निकालनी है कि यहाँ से बोर्ड कितना लंबा है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो उससे मेरा एरिया आ जाएगा। बट ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए आपको रियलाइज करना है। उन्होंने कहा कि बोर्ड इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, हम बात समझेंगे कि यार ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमें फिगर आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस आप निकाल लो अगर डी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। सो एफ इंटू 20 कर दिया मैंने लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज दे लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। ये हो जाएगा 2.5 एफ इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस डी, वी डू नॉट नो द डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी आपका यहाँ से निकल जाएगा, एफ और एफ तो कैंसिल हो जाएगा। बट 2.5 इंटू डी और 20, तो 20 डिवाइड बाई 2.5 जब मैं करता हूँ मेरे पास आता है, मेरे पास आया था 8। तो डिस्टेंस जी आ रहा है 8 सेंटीमीटर्स। इफ दिस इज 8 सेंटीमीटर्स देन दिस होल साइड इज डेफिनेटली 16 सेंटीमीटर्स। एंड एरिया कैसे आएगा इस रेक्टेंगल का? 16 इंटू 40। सो 16 इंटू 40 कर दिया, सो मेरा आंसर आ जाएगा 640। 640 सेंटीमीटर स्क्वायर से मेरे पास सी आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो दिस शुड बी द आंसर। अच्छा, अब बेटा कल हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे। जिसने जो मुझे क्वेश्चंस भेजने हैं वैसे वैसे भी भेज दो, मैं इस क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। कल अगर हम जल्दी फारिग हो गए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो हम फर्दर कंटिन्यू करके और भी क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर भी जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। मैं पहले चाह वैसे ये रहा था कि हम मैकेनिक्स से डील कर लें, मतलब डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स से डील कर लें, बट स्टिल जस्ट टेल मी, आप लोग भी मुझे ग्रुप पे बता देना आज रात को खुद ही अपना ओपिनियन कि सर हमें कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करना चाहिए, फिर मैं उसके हिसाब से डिसाइड कर लूँगा। आई नो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगती है, तो हम वो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल होते हैं, बट हम कल तक डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? सर विल वी बी एबल टू डू एमसीक्यूज ऑफ ऑल द चैप्टर्स बिफोर द एग्जाम? यार होपफुली। लेकिन ये है कि अगर सारे चैप्टर्स के कर रहे हैं तो देयर इज 2 ऑप्शंस। जितने हम सारे चैप्टर्स कवर करना चाहेंगे तो फिर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर क्लास हो सकते हैं। और अगर हम क्या कहते हैं अगर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उन चैप्टर्स की सब कर सकेंगे जो ज्यादा मुश्किल है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, सब लोग मुझे जवाब दे दें, तो मैं आपको ओपिनियन ले लेता हूँ। आइदर वी कैन प्रायोरिटाइज द चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस देम मोस्टली, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सारे चैप्टर्स कवर करें बट सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लें। दोनों ऑप्शंस है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज 1 घंटे में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हो सकते हैं, ठीक है? कल वाली क्लासेस थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर लेंगे, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज़।